फूलों के शहर पेशावर में बारूद की बू फैली है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान में अमन जो था वो रिस्टोर हो चुका था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अमन के दुश्मन एक बार फिर वार कर गए। फूलों के शहर पेशावर में बारूद की बू फैली है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में हमला उस वक्त हुआ जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। हमलावरों की तादाद 2 थी, जिन्होंने पहले सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। एक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर खुद को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 56 से जायद अफराद जाँ बहक, जब 190 से जायद जख्मी हुए। पेशावर किस्सा खानी बाजार की मस्जिद में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि धमाके से मुतालिक कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं हुआ था। धमाका पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश का हिस्सा है और मुल्क दुश्मन इंतशार चाहते हैं। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों से ऑस्ट्रेलियाई टीम की आमद बर्दाश्त नहीं हुई। इस धमाके में वही लोग मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पहले भी ऐसे हमलों की वजह से पाकिस्तान के खेल के मैदान वीरान हो गए थे। इन वीरानियों को ख़त्म करने के लिए हज़ारों पाकिस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की। दहशतगर्दों का मुकाबला करते पाक फौज के जवान भी शहीद हुए, मगर अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दुश्मन को नाकाम बना दिया। सरहद भी महफूज बनाई और दहशतगर्दों का भी खात्मा किया। ये इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा था कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल तरीन जंग उस वक्त जीती जब अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जब अफगानिस्तान में हुकूमत और हालात दोनों बदल चुके हैं, दहशतगर्दी की लहर फिर क्यों सर उठाने लगी है? अब अमन के इन दुश्मनों को कौन सपोर्ट कर रहा है? इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं? यही वक्त है कि इस मूजी का सर उठने से पहले ही कुचल दिया जाए, क्योंकि यही हमारी बका और वक्त का तकाजा है। लेकिन क्या सियासत खेलते रहबर ये बात समझेंगे या नहीं? इसी से आगाज़ करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, हालात फिर बड़े ख़राब हो रहे हैं और मैं देख रहा था ये चीज़ सब नोट कर रहे हैं कि इस वाक़े को लेकर, यानी कहीं ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की बात होनी चाहिए थी, J10 पाकिस्तान आ गया है तो यार वो होनी चाहिए थी, और बहुत सी बातें हैं। लेकिन अब इसको बाकायदा इंडिया से टैग करके, उनके जो बॉर्ड्स हैं, इस वाक़े को टैग करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को साथ जोड़ रहे हैं, उनको भेज रहे हैं कि देखो ये हो गया। तो ये एक अजीब ऐसे लगता है कि जहां हम बेहतरी की तरफ, अमन खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ जाने लगते हैं, कोई ना कोई इस तरह की बड़ी कोई दहशतगर्दी की वारदात हो जाती है। उसामा साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान में अमन जो था वो रिस्टोर हो चुका था। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन रहा था। पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से PSL का इनेकाद किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी वो पाकिस्तान आई। रावलपिंडी में पहला टेस्ट मैच जो है उसका आज पहला रोज़ था। और आप देखिए कि सारी दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट लविंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ भी क्रिकेट के फैंस हैं, वो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान में अल्टीमेटली क्रिकेट रिस्टोर हो रही है, पाकिस्तान में रौनकें बहाल हो रही हैं। तो आपको पता है कि हमारा कौन सा दुश्मन है जिसको पाकिस्तान की खुशियाँ जो हैं बिल्कुल वो किसी तौर पे कबूल नहीं है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिस्टोर हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो सर्कुलेट करे, पाकिस्तान में बेहतरी है, पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर हो। वो मुल्क जिसने अलल ऐलान पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने की बातें की, वो मुल्क जिसके जासूस यहाँ से पकड़े गए, सर्विंग आर्मी के कर्नल यहाँ से पकड़े गए, जो अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर इस्तेमाल करता रहा, माजी में भी इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं, तो उसको बिल्कुल किसी तौर पे ये गवारा नहीं है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन के खड़ा हो। तो उन्होंने अपनी एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जो है वो वारदातें शुरू की हैं। हमेशा से वही तरीक़ाकार है कि मसाजिद को, स्कूलों को, उनको टारगेट किया जाए। सॉफ्ट टारगेट्स हैं, यहाँ पर धमाके किए जाए। बेचारे नमाजी जो घर से नमाज़ पढ़ने गए उनको मारा गया। उन बेचारों का क्या कसूर था कि किसी को तो कुछ पता भी नहीं। तो मसला ये है कि हमें देखना चाहिए
कि कहाँ पे लूप होल्स रह गए थे, दुश्मन किस तरह से अंदर पेनिट्रेट कर गया, कहाँ कैसे वहाँ तक पहुँच गया, कैसे उन्होंने ये धमाका कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमारी एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। पहले भी उन्होंने दहशतगर्दी पे काबू पाया। इस हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं। उनको पता है कि हिडन एनिमी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको ढूंढना है। तो समा साहब, ये जो पाकिस्तान का एक साइकिल चल गया है, ये तो वापस नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है कि अब थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है हमें, तो वो कर रही होंगी एजेंसियाँ, लाजमी कर रही होंगी। हमारे अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो अलर्ट हैं और वो देख रही होंगी कि कहाँ पे ऐसी खामियां रहीं जिसकी वजह से इस तरह जो कमज़ोर दुश्मन है वो पेनिट्रेट किया और उसने निहत्ते लोगों को टारगेट किया। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, इसमें अब ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने देखा कि दहशतगर्दी की जब लहर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, उस वक्त ये TTP बनी, यानी कई दहशतगर्दी की तंजीमें, दहशतगर्दों की तंजीमें, उन्होंने एक अलग से जमात बना ली, सब इकट्ठे हो गए। अब ये भी कहा जा रहा है कि चाहे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हों, TTP हो या दाइश, क्योंकि इसमें दाइश के मुलव्वस होने का ज़्यादा शुबा नज़र आ रहा है कि उनके वो मुलव्वस हो सकती है। अब अफ़गानिस्तान में देखें तो अफ़गान तालिबान को भी वही अटैक करें, वहाँ भी खुदकुश हमले होते हैं, दाइश जिम्मेदारी कबूल करती है। अब अफ़गान तालिबान को ख़तरा है जी, TTP को अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो ये सारे दाइश में चले जाएंगे। ये जहाँ जहाँ अमरीका जाता है, ये दाइश वहाँ किस तरह हो जाती है? बहुत ही हसास मामला है कि जहाँ जहाँ अमेरिका जाता है वहाँ दाइश कैसे चली जाती है। अगर इस हवाले से आपने इराक़ में जब शुरू में दाइश का आगाज़ हुआ तो उस वक्त से लेके उससे आगे 2-3 साल तक आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी फुटेजेस आती रहीं जिसमें अमेरिकन जो चिनोक्स थे वो डॉलर्स की जो पेटियाँ थीं वो ड्रॉप कर रहे होते थे और बहुत सारा असला और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ये बाकायदा ये अबू बकर बगदादी और बाकी जो इनकी क़यादत थी उस वक्त ये उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ मुलाकातों की तस्वीरें, बहुत कुछ आता जाता रहा। तो ये भी कहा और लिखा गया कि अमेरिका के ये जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, ये जो तंजीम है, तो बाद अमेरिकन की जानिब से इस बात का बार बार कहा गया कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये दुश्मन हैं और ये सबोताज करना चाहते हैं ये प्रोसेस को। तो इस तरह की बातें काफ़ी की गई। लेकिन अब आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारा बहुत ही अफसोसनाक दिन है इस हवाले से कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी जो हैं वो शहीद किए गए। और इसके अंदर 3-4 इसके पहलू हैं कि एक तरफ तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में है और वो प्रैक्टिस कर रही है, तो इसको इस तरह की बातें बाहर के मीडिया में लगाने के लिए ये धमाका हुआ और इतने लोग जो हैं वो उसमें जानों से गए और इतने लोग ज़ख्मी हो गए और इतना आसानी से टारगेट जो है किया गया। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि गुज़िश्ता रोज़ आपने जो नेवल एक सबमरीन को भगाया पाकिस्तान की बहरिया ने, उस हवाले से पूरी दुनिया में बात गई और बड़ी जग हसाई हुई भारत की कि वो अगर ऑपरेशन करता है इस तरह का तो वो हमेशा इंटरसेप्ट होता है और उसको पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो वहाँ से भगा देती हैं। तो एक तो ये था कि एकदम से उनका रुख भी है जो वो चेंज किया जाए। तीसरी बात जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो हमारे मुज़ाकरात थे वो जो अभी कुछ अर्सा पहले जो ख़त्म कर दिए गए थे क्योंकि उसमें से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा था, तो वो लोग जब तक उनको ये टाइम उन्होंने हासिल किया और हमारे लोगों के साथ उनके मुज़ाकरात होते रहे, इतने अरसे में वो जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हो गए और उनके स्लीपर सेल जो थे वो आपस में राब्ते में आ गए। तो ये इसका तीसरा पहलू है कि वो उन्होंने अटैक किया। ज़ाहिर है वो तो इंडिया के कहने पे अटैक करेंगे, वो दीगर मुमालिकों के हमेशा आपको पता है कि कहाँ कहाँ से उनकी फंडिंग, कहाँ कहाँ से पेमेंट्स और किस किस तरह से वो चलते रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एक और इसका पहलू जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस है उस हवाले से भी हम इसको सामने रखेंगे, क्योंकि बातें हो रही हैं दुनिया में कि शायद पाकिस्तान ने अपने जो खित्ते का ब्लॉक है उसको उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और उसको ज्वाइन करेगा। तो ये
4-5 चीज़ें हैं, खट्टी ऊपर नीचे की सारी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से। और एक बात और यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को इस बात का इल्म था, 2-3 रोज़ पहले से इल्म था कि इस तरह की खुदा न खास्ता कोई वारदात कोई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से एक बात बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जो शख्स अपने साथ बम बांध के आता है उसको रोकना तावक्ते के पक्की इन्फॉर्मेशन हो, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ एक तो तमाम शहदा के लिए, उनके लवाहकीन के लिए, और पेशावर में इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी होते रहे हैं, फिर ज़ख्म ताज़ा कर दिए हैं ज़ालिमों ने। ये हमारे सब आप सही कह रहे हैं, पेशावर में कोई गली कोई कूचा ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई ना कोई शख्स शहीद ना हुआ हो। ये इतना अफसोसनाक है, ये सारा ये तारीख़ इतनी ज़्यादा अफसोसनाक है पेशावर की, जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। हर शहर हमारा मुतासर हुआ, कोई महफूज नहीं रहा, लेकिन उसमें पेशावर में बहुत ज़्यादा हमें जानी नुकसान नज़र आता है। बाबर डोगर साहब, इसमें एक बड़ी अहम ये भी बात है कि हमें इनके जिनकी स्लीपर सेल्स की जिक्र किया है गुलाम साहब ने, या जिस तरह सांप को सर से कहते हैं कुछ लोग, वहाँ जाना होगा। क्योंकि अब देखिए 2 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात थे, वो दोनों बेचारे शहीद हो गए। तो अब ये जब ये आ जाते हैं इतनी प्लानिंग के साथ, रेकी की होती है, कितने पुलिस एहलकार होते हैं, क्या करना है, पहले उनको इन्होंने शहीद किया, फिर ये अंदर भागा है ये दहशतगर्द। तो अब हमने FC हेडक्वार्टर्स पर देखा, तो इससे ज़्यादा सिक्योरिटी तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा हर जगह पर प्रोवाइड करना। किस तरह से मतलब गेट हो जो एक एक करके ओपन हो, अगर किसी को बाहर शहीद भी कर दिया जाता है तब भी अंदर न जा सके, इस पर कितना आगे कितना इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है, बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम देखते हैं कि जो पहले कबायली इलाके कहलाते थे, खैबर पख्तूनख्वा में अब शामिल हो चुके हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान का बड़ा वसी इलाका, वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, कई दहशतगर्दों मारा गया, कई खुदकुश हमलावरों को मारा गया। तो क्या उनको तेज़ करने की ज़रूरत है? उसामा साहब देखें, जिस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है और इसका नेक्सस जो है वो इंडिया के साथ है, इंडिया इनको स्पॉन्सर करता है। इसी तरह से दाइश की जो भी बात हो रही थी, दाइश को अमेरिका बिल्कुल जहाँ जहाँ अमेरिका जाता है वहाँ में बाद में दाइश का जो है वो उसका वजूद जो है वो वहाँ पर छोड़ जाता है। तो दाइश का अपना नेक्सस भी इंडिया के साथ है, दाइश इंडिया में मौजूद है। दाइश की इंडियन गवर्नमेंट और रॉ के साथ जो कनेक्शन हैं वो भी मीडिया में उसका आते रहते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं जिनमें इस चीज़ का है कि दाइश को प्रमोट करने में इंडिया का अपना भी एक रोल है, किस तरह से वो दाइश के साथ रॉ जो है वो कनेक्टेड है। और तो ये एक एलिमेंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दाइश अगर अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, अगर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ख़तरात जो हैं, दहशतगर्दी के ख़तरात पाकिस्तान की सतह पर मंडला रहे हैं। सही। तो सबसे पहले तो ये कि अपने बॉर्डर को सेव करना। हमने वहाँ पर बाढ़ लगा दी, बाढ़ लगाना तो चलो ठीक है, लेकिन बाल ये काफ़ी नहीं है। अब इशू ये है कि तालिबान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अफगानिस्तान के अंदर इनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये अब हम ये नहीं कि हम यहाँ पर बैठे रहें और अफगानिस्तान पर जो दुश्मन है वो वहाँ पर प्लानिंग करता रहे, वहाँ पर घूमता रहे और हम उसको देखते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होंगी, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इंडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इंडिया अफगानिस्तान में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनको पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, चाहे वो ईरान का बॉर्डर है। इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है उसको पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए तुला हुआ है। बलूचिस्तान में जो इंसिडेंट हो रहे हैं या ये जो वाक़या हुआ है, इसके इन सारे इश्यूज़ के पीछे ऑफ कोर्स रॉ है, इंडिया है। अब तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो वहाँ पर कंट्रोल बढ़ेगा, तो इस तरह की दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में नहीं होंगी। लेकिन अगर हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनसे भी जब बात की जाती है तो अफगान तालिबान यही कहते हैं जी TTP पर हम ज़्यादा जाएंगे तो ये दाइश तो हमें मार रही है, वहाँ पर भी खुद को कर रही है, लेकिन फिर मिलकर कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिस तरह बाबर साहब आपने बात की है। अब अगर सियासत की बात करें, कई दफ़ा हमने देखा, अगर धरना ही देख लें जो तहरीक इंसाफ ने दिया था, उस वक्त भी कितना तवील धरना था, तब भी एक दहशतगर्दी की ही कार्रवाई हुई थी जब आर्मी पब्लिक स्कूल में इतना हौलनाक वाक़या हुआ था। तो कहीं हमें लगता है कि जब सियासत में भी हमको इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो इसी तरह का कोई वाक़या भी हो जाता है। गुलाम साहब, अब जो कुछ सियासत में हम देख रहे हैं इसमें तो लग रहा है एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है अंदर की खबरें। अब तो नज़र आ रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमती हलकों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नंबर गेम तो पूरी हो चुकी है, गिनती पूरी हो गई है अपोजिशन के पास,
वो उनके लिए मसला बिल्कुल नहीं है। इसका अंदाज़ा लग रहा है कि हुकूमत को भी हो गया है, मगर अब ऐसे लग रहा है कि कहीं बात किस दिन अदम इत्मीनान की तहरीक लानी है इससे और उसके बाद क्या होना है वहाँ रह गई है। आपको क्या लग रहा है कि कितने ये यानी गिनती में कितना, एक जो 180 का कह रहे हैं फिगर, यहाँ तक है या इससे भी ज़्यादा है? कभी कहते हैं जी हमारे पास तो 34 लोग आ चुके हैं। देखिए गिनती वैसे तो गिनती पूरी करें तो आप 180 से 360 तक बेशक आराम से गिन लें। गिनती इस तरह नहीं है कि वो तमाम लोग जो इनके साथ कमिटमेंट की उन्होंने वो उस वक्त भी बाहर निकलें और वो इनके साथ खड़े हों। अच्छा। अब अगर अपोजिशन तहरीक इत्मीनान पेश करती है तो तहरीक पेश करने के बाद अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने 180 बंदे जो शो करे वहाँ पे। सर 172 है, अच्छा ठीक, वो शो, हाँ जितने आपके टोटल हैं वो तो पूरे करें, ठीक है सर, सही से वो अपने पहले पूरे करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ हैं वो भी उसके साथ देंगे, असेंबली में उनके पास नज़र आएंगे। उसके लिए एक डेवलपमेंट होगी। अभी मंडे को इतवार की रात को जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं लंदन से, और वो उनके साथ जो राब्ते जिन लोगों ने किए थे उन्होंने कहा कि मैं टेलीफोन के ऊपर तो मैनेज नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, बात तो हुई है लेकिन ये कि हम आएंगे मंडे को तो फिर इजलास तलब करूंगा अपने तमाम जो हम ख्याल हैं उनका, तो मंडे को इजलास होगा या शायद ट्यूसडे को हो। तो ये मंडे ट्यूसडे के दरमियान ही फ़ैसला होगा कि फिर इमीडिएटली जो है फ़ाइल कर दी जाएगी तहरीक इत्मीनान, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से जो उनके साथ लोग हैं इसका फ़ैसला उन्होंने करके इनके साथ शेयर करना है। तो मंडे तक तो खैर ही है, तो मंडे को देखते हैं कि वो आते हैं तो किन किन से मुलाकातें उनकी होती हैं, उनका अपना ग्रुप जो है उनसे क्या बात करता है, और उस वक्त तक बाकी भी सूरत हाल मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह मूव करती है। जिस तरह से आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटों का कहा तो अगले ही टाइम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आवाज़ थी वो आ गई कि 5 दिन, मीन्स कि उन्होंने खुद ही 3 दिन की हुकूमत को मोहलत फर्दर खुद अनायत कर दी। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे हैं तो वो पता नहीं किस मिशन के ऊपर वहाँ मौजूद हैं, वहाँ से उनके जो चीज़ें बयानात जो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जिनको जाना है वो छोड़ दें, चले जाएं, हमें नहीं ज़रूरत किसी की, अभी छोड़ दो, अदम इत्मीनान की ज़रूरत नहीं, अभी छोड़ के चले जाओ। तो ये वो किसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, किससे प्यार कर रहे हैं। तो फिर अभी 1-2 दिन और पिक्चर इंतज़ार कर लें तो वाज़ेह हो जाएगी तस्वीर। ये बताएं बाबर डोगर साहब कि आपकी 2 खबरें जो हैं, वैसे तो और बहुत सी लेकिन इस तनाज़ुर में जो याद आ रही है, एक तो आपने 6 मार्च का कहा था कि तरीन साहब आएंगे, वो आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, फिर आपने ये बात बार बार कही है जब ये अभी शायद शुरू भी नहीं हुआ था ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि ये अदम इत्मीनान तभी तहरीक आनी है, पीपल्स पार्टी का प्लान ये है कि जब हम इस्लामाबाद पहुँचें। वो उसी चीज़ पर बज़द हैं। मौलाना अगर कहते भी हैं कि जनाब 48 घंटे 24 घंटे, तो वो बिलावल वही कहते नहीं जी हम जब वहाँ पहुँचेंगे तभी होगा, वो भी आपकी बात थी। लेकिन अब ये बताएं कि एक तरफ कहा जा रहा है, शाहिद खान नवासी साहब कह रहे हैं कि जी अगर फौरी इंतखाबात नहीं होने तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो इस निज़ाम को कंटिन्यू करना है तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं। कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो जाती तब तक नए इलेक्शंस का फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि इमरान खान चाहिए, सारे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, अदम इत्मीनान का ये तो हो गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी कंटिन्यूएशन चाहती है, नून लीग नहीं चाहती। ये मामला अब इस पर भी कोई आपस में एग्रीमेंट हो गया है कि कुछ वक्त के लिए 1.5 साल नहीं, पीपल्स पार्टी भी कहे जी हम पीछे आते हैं, थोड़ा सा आप आगे हैं, या अभी इस पर भी बात होनी है कि अभी मौलाना साहब वाली बात ही है कि खिज़ां जाए बाहर आए ना आए, यानी इमरान खान जाए उसके बाद निज़ाम रहे ना रहे, चले ना चले, वो अलग बात। देखिए उसामा साहब, ये सारे ट्रैप्स हैं। आपका क्या मतलब है कि अपोजिशन सारी चीज़ें बता दे कि जनाब ये हमने सेटल कर लिया, ये सेटल कर लिया, अब हम अदम इत्मीनान की तहरीक लेके आ रहे हैं। अभी तक किस इंतहाई चीज़ें अनसर्टन है। हर बंदा अपनी अपनी जो है लॉजिक दे रहा है, अपनी अपनी बात कर रहा है। जब इमरान खान गए चौधरी परेला के घर तो उस दिन मोनिस ने मुझे खुद कहा कि ना हमने उनसे कह दिया हम उनके साथ हैं। अगले दिन जनाब अजमल चीमा तारिक बशीर चीमा साहब कोई और बात कर रहे हैं। तो चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं, एक बंदा कुछ बात करता है, दूसरा बंदा कुछ बात करता है, किसी को कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जहाँ तक बात यह है कि जहाँ तक नंबर गेम की बात है तो उसामा साहब
मेरी जो इतला है, मौलाना फजल रहमान जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 4 से 5 MNAs की उनको सपोर्ट हासिल है। और मेरी इतलात है कि KPK से फाटा और इधर उधर से कम से कम 4 से 5 MNAs हैं जो मौलाना के कॉन्टैक्ट में हैं, राब्ते में भी हैं। और मौलाना जो है उन्होंने 4 नाम तो कंफर्म दिए हैं और एक उन्होंने कहा जी कच्चा पक्का है लेकिन वो भी कंफर्म कर लेंगे। रेज़ खट्टर साहब के भाई भी उनसे मिले हैं तो ज़ाहिर है वो भी। सर मैं तो जो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी 4 कंफर्म है, एक कच्चा पक्का है। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि कराची से 4 PTI के MNAs उनके साथ हैं। उन्होंने पे पार्टी का टिकट मांगा। उन्होंने कहा जी कि मैं हम यारों के यार टिकट छोड़ें, आगे की बात करें, टिकट से हट के बात करें, टिकट तो आपके कंफर्म है। तो पे पार्टी ने भी 4 MNAs की बात की है कि जी 4 MNA हमारे साथ हैं। जहांगीर तरीन 11 MNAs क्लेम कर रहे हैं कि उनको उनकी सपोर्ट है, जिनमें से कोई 8 के करीब पंजाब से हैं और कोई 3 के करीब KPK से हैं। नून लीग ये कह रही है कि जहांगीर तरीन से हट के कोई 8 से 9 MNAs ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं और वो भी टिकट ही मांग रहे हैं। और वो ये है कि जनाब अगर वो टिकट नून लीग उनको देती है, गारंटी दे देती है, तो वो उनको सपोर्ट करने को तैयार है। तो जो मेरी इत्तला है कि 30 के करीब MNAs ऐसे हैं जो कि इनके साथ कांटेक्ट में हैं। अच्छा, जो रिसेंटली मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, उस पर मौलाना फजल रहमान ने गिला किया जी आप तो कहते कि चौधरी हमारे साथ हैं, तो ये चौधरी तो शहबाज के पास गए ही नहीं, वो तो इमरान खान से उन्होंने मिल लिया। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि चौधरी मेरी जिम्मेदारी है, उनको मैनेज करना आप मुझ पर छोड़ दें। नून लीग से रिक्वेस्ट की थी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, वो शो करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काफ लीग जो है वो मेरे कहने पे चलेगी। मौलाना फजल रहमान जो है बाप पार्टी के साथ वो डायलॉग कर रहे हैं। बाप पार्टी ये चाहती है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, ये गवर्नमेंट चाहती है और कंटिन्यूटी होती है, तो बाप पार्टी को मौलाना सपोर्ट करे। मौलाना की वहाँ पर 11 सीटें हैं MPS की। इसी तरह से काफ जो MQM है वो मौलाना फजल रहमान और PMLN दोनों उसके साथ कॉन्टैक्ट में है, डायलॉग में है और वो भी ये चाह रहे हैं कि अगर आगे इलेक्शन आते हैं तो मौलाना फजल रहमान, नून लीग और MQM मिल के इलेक्शन लड़े पे पार्टी के खिलाफ। तो चीज़ें बड़ी इस तरह से अजीबोगरीब है, लेकिन होमवर्क कंप्लीट है, सिर्फ बिलावल की जिद आड़े आई है, वरना अभी तक अदम एतमाद है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत को अपने खिलाड़ियों की भी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि अंदर से भी अब मामला ख़राब हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। सरदार यार मोहम्मद रिंद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक सदर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान, काबीना का हिस्सा, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। लेकिन अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। 3.5 अरब रुपया लेकर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को वज़ीर आला बनाया गया बलूचिस्तान का। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी 3 सेनेटर्स हैं इस्लामाबाद में बैठे सेनेटर्स और इसके अलावा एक और सियासी शख्सियत, इन्होंने ये सारी डील करवाई। फिर कहते हैं जी अगर मुझे तंग किया गया तो मैं नाम भी बता दूंगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? बैग तो सुना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दिए थे सेनेटर बनने के लिए, यहाँ और ही इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब के पास इतने पैसे किधर हैं कि वो 3.5 अरब रुपया देकर जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। वो कोई और बात कर रहे हैं, कोई किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, वहाँ से वो प्रोजेक्ट उन्होंने कहा कि मैं बन जाऊँगा तो मैं उसमें आपको हेल्प आउट करूँगा और फिर उस हेल्प का जो रेट है वो इतना होगा। वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान से अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो जो हैं वो उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने 3.5 अरब रुपया दे दिया। मेरा ख्याल में 3.5 अरब रुपया होता, वो इलेक्शन भी वज़ीर आला के लिए आते ही ना, वो कहते ठीक है काफ़ी वैसे ही ठीक है काम चल रहा है। तो बात ये है कि इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की चीज़ें ये हमारी सियासत का भरपूर हिस्सा रहे हैं हमेशा से, अभी भी ये उसका हिस्सा हैं। रिंद साहब को अपना मामला है कि PTI उन्होंने ज्वाइन की थी और उनसे वादा भी था कि जो पहले 2-2.5 साल हैं उसके बाद आपको कंसिडर किया जाएगा बतौर वज़ीर आला, और वो कंसिडरेशन नहीं हो सकी। फिर ये अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब सामने आ गए, ये कंसिडर हो गए और उनको कोई जो अच्छी
वजारत है या अच्छा उनको वो भी उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उन्हें तवज्जो नहीं दी गई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो नाराज़ तो गुज़िश्ता 1-1.5 साल से थे, बार बार हल्का हल्का कहीं निजी महफ़िलों में ज़िक्र करते रहे हैं और अभी वो खुलकर सामने आ गए हैं। और ये अभी भी इस्लामाबाद में जिन लोगों से मुलाकातें उनकी बातचीत हो रही है वो उनसे यही कह रहे हैं कि हम अब इससे भी ज़्यादा मैं सख्त बातें जो हैं वो करने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में। मैं तमाम कच्चा चट्टा जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से है वो मैं खोल के बयान करूँगा, बताऊँगा कि वहाँ किस तरह से बाप की जानिब से क्या हुआ, तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या हुआ, चेयरमैन सेनेट ने क्या किया और बाकी जो लोग हैं बलूचिस्तान के सेंटर्स उन्होंने क्या किया और किस तरह से ये सारी गेम जो है वो वहाँ पे हो रही है। फिर मिनरल्स की भी बात वो कह रहे हैं करने की वो मेरे ख्याल में करेंगे। जो रिकोडेक है, जो इस तरह के हमारे वहाँ पे ज़खायर हैं तो उनके हवाले से भी उनका है कि वो इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि एक निजी महफिल में एक रोज़ कबल बुध के रोज़ उन्होंने बात की थी। अभी मैं बहुत कुछ और भी कहूँगा, बताऊँगा, दस्तावेज़ात भी दूँगा। अच्छा मुर्जा साहब, लेकिन सॉरी मुर्जा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये जब बंदा हुकूमत में होता है, जब मिनिस्टर होता है, जब मशीर होता है, ये उस वक्त क्यों नहीं उसको वो बुराई नज़र आ रही होती? जब वो इस्तीफ़ा दे देता है, जब उसको कोई मुंह नहीं लगाता और वो गुस्से में इस्तीफ़ा दे देता है, उसके बाद उसको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि जनाब इतने करोड़ इसने लिए। जब वो करोड़ पे ले रहे थे, जब वज़ीर आला बन रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई उस बुराई के खिलाफ? अगर ये बुराई थी, मेरा मतलब ये बुराई और अच्छाई की जो तकसीम है ये इस्तीफा देने के बाद ही क्यों नजर आनी? जिस तरह सर हमारे अफसरान को, आला अहदेदारान को रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में डोगर साहब पाकिस्तान में ये रवायत है, कोई ब्यूरोक्रेट हो, जज हो, कोई सियासतदान हो और या इस्टेब्लिशमेंट से हो, तो वो उन्हें बाद में किताब में सच लिखते हैं या बाद में प्रोग्रामों में सच बात करते हैं और उस वक्त जब वो उस प्रेशर को देख रहे होते हैं बनता हुआ, वो उसका हिस्सा होते हैं, तो मेरे ख्याल में खाली कोई 1-2 नाम होंगे जो शायद कोई बगावत कर सकता है। मेरा मतलब जैसे शाह साहब गिलगित बल्तिस्तान वाले, तो इसमें उस वक्त उन्होंने इसमें जब ये खून हो रहा था उस वक्त ही आइडेंटिफाई किया, बाद में 2 साल बाद उनको याद आ गया कि ये बात याद है। लेकिन बाबर साहब एक और भी वो तो आपने एक शेर सुना होगा कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो बस ये अपना अपना बोझ उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही मेरा सवाल लग रहा है कि ये जहाज डूब रहा है, टाइटैनिक डूब रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सर देखिए आप जो बता रहे हैं, जिस तरह लोग तहरीक इंसाफ के ही जनाब साथ शामिल हो रहे हैं, ये जिस तरह यार मंदरिद साहब गए और लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब खामोशी से ये क्या मंजर देखते रहेंगे? जी टाइटैनिक डूब रहा है, वो डूबने देंगे, ये लोग जनाब वोट कर देंगे, उधर चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा। सबसे अहम बात सबसे आखिर में कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, MQM से भी वो बात करने की कोशिश कर रही है, जहांगीर तरीन के साथ बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं और इसके साथ साथ चौधरियों के साथ भी उन्होंने लगे हुए हैं, बाप पार्टी के साथ भी लगे हुए हैं, जो नाराज़ लोग हैं उनके पीछे भी चढ़ाई की हुई है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। ये तो एक ऑप्शन है कि इनको मना लिया जाए ताकि अदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ठुस हो जाए। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जो की जा सकती हैं कि ये तो ज़ुबानी ज़द-ए-आम है कि उन्होंने 2 लेटर जो है सदर से साइन करवा के रखे हुए हैं, कोई भी बम वो फोड़ सकते हैं। अब ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये 21 दिन का प्रोसीजर है मिनिमम, मैक्सिमम अगर स्पीकर खींचे तो 21 दिन का प्रोसीजर है। अब इसमें 23 मार्च को ऐसी मीटिंग भी आ रही है, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको ये भी डर है कि कहीं ना कहीं इससे पहले कोई धमाका ना कर दें इमरान खान साहब, तो चीज़ें वहाँ भी उनके ज़हन में भी बड़े खौफ हैं, बड़े डर हैं, बड़ा एक एक कदम जो है वो कैलकुलेट करके अपोजिशन उठा रही है। तो सर ये नहीं है कि इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, तहफ़्फ़ुज़ात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये जो अभी बात की डोगर साहब ने, अमूमी तौर पर एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि वो कहते हैं ना कि एक बास्केट में काफ़ी सारे मेंढक थे, तो वो एक बंदा एक मेंढक खुद के बाहर निकलता वो उठा के अंदर रखता था, दूसरा निकल जाता था। तो ये हुकूमत की सूरत हाल इस वक्त इसी तरह की है कि एक को मना के
वापस उसमें टोकरे में रखते हैं तो दूसरी तरफ से कोई छलांग लगा जाता है। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ ने ये बार बार अपने तमाम दीगर जो सियासी रहनुमा उनसे कहा कि यही सूरत हाल आपके साथ भी होगी अगर आप इसको 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करते हैं अदम एतमाद आने के बाद। बेहतर होगा कि आप 2-3 महीने के अंदर जो कुछ 1-2 चीज़ें करनी करें, उसके बाद आप इसको अनाउंसमेंट करें अबूरी हुकूमत की और इलेक्शन ऐलान कर दें, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज़ जो खान साहब को इस वक्त लाहक हुआ है, एक को पकड़े दूसरा, दूसरे को पकड़े तीसरा, वो कभी कहते थे कि चौधरियों के पास नहीं जाऊंगा, उधर भी चले गए। अब जीडीए वाले अपने घर से आवाज़ आ रही है कि इनको भी पता करें इनका, तो जीडीए वालों से का पता किया जाएगा। फिर बैंगल साहब से भी बात करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से आप देखें कि हर तरफ ऐसे ही है, ये वो वाली सूरत हाल डेवलप हो रही है इनकी। अच्छा, लेकिन बाबू डॉक्टर साहब, इसके बाद क्या सब कुछ सारा स्मूथ हो जाएगा? ये बड़े अच्छे तरीके से चलेंगी पार्टीज़ अगर अदम एतमाद आ जाती और कामयाब हो जाती है, तो उसके बाद जितनी भी ये अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये हम बड़ा अच्छा माहौल देखेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इमरान खान साहब भी चुप करके बैठ जाएंगे, या बिलावल साहब से नहीं जी वो लंदन चले जाएंगे, वो भी कह रहे हैं जी इमरान खान तो लंदन भाग जाएगा। देखिए उसामा साहब, जहाँ तक आपने बात की कि सारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं ये जो भानुमती का कुंभा जोड़ रहा है, क्या ये सारे अगर गवर्नमेंट गिर जाती है और नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो क्या ये अच्छे तरीके से चलेंगे? सर, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज खाली एक दूसरे पे ट्रस्ट हो तो किसी पार्टी को दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। नून को पीटीआई पे नहीं है, अपे पार्टी पे नहीं है, अपे पार्टी को नून पे नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान को दोनों पे नहीं है। मौलाना का दाव लगे तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। जरदारी साहब का दाव लगे तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है, शहबाज शरीफ खुद बहुत बड़े एस्पिरेंट हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं या अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो कोई बंदा दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, कोई पार्टी दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, हर कोई अपनी अपनी दौड़ में है। मसला ये है कि जो लोग इनको इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि खान साहब एनफ इज़ एनफ, अब आपको घर जाना चाहिए, जो सबको लाते हैं और सबको फिर घर छोड़ के भी आते हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है, अब गारंटी उनकी है, उनकी गारंटी पे ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और अल्टीमेटली चीज़ें मैं आपको बताऊं स्मूथली कोई नहीं चलनी। अल्टीमेटली ये इलेक्शन की तरफ ही चीज़ें जानी है, चाहे अगर ये गवर्नमेंट गिरती है, अगर नहीं भी गिरती और इस तरह की स्ट्रॉन्ग अदम एतमाद की तहरीक आती है, मैं कहता हूँ अगर 1-2 बंदों से रह भी जाती है तो इवन देन गवर्नमेंट की वो कहते हैं ना चूल्हे हिल जाएंगी। तो मुझे नहीं ये लग रहा कि अब कोई भी हुकूमत चाहे वो पीटीआई की है या अपोजिशन आए वो 2024 का सूरज देखेगी। जो लोग डिस्क्वालीफाई होंगे उनका भी तो सोचना चाहिए कि वो क्या होगा, या फिर अभी भी ये हो खिलाफ इन्होंने करना है। बहरहाल अभी भी लग रहा है कि कुछ दिन बाकी हैं, देखते हैं तब तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। लॉन्ग मार्च 2 तरह के हो रहे हैं, कौन सा लॉन्ग मार्च कामयाब होने वाला है? ब्रेक के बाद। अब पता चला। लॉन्ग मार्च बमुकाबला अवामी मार्च। 1 मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आ रहे हैं, कराची से रवां दवा है, पंजाब में एंटर हो गया और अब इसने आगे जाना है जी इस्लामाबाद, और वहाँ जाकर फिर तहरीक अदम एतमाद आएगी और फिर ये ख़त्म होगा। 1 मार्च जनाब तहरीक इंसाफ लेकर जा रही है कराची की तरफ। उनकी अपनी डिमांड्स हैं, वो कह रहे हैं जी सिंध बचाओ, यहाँ सिंध के अवाम को कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ बड़े मसाइल हो रहे हैं, बड़ी बर्बादी हो रही है। तो अब देखना यह है कि कौन सा मार्च कामयाब होता है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, तहरीक इंसाफ जो मार्च लेकर जा रही है उसको भी कुछ हासिल होगा, या बिलावल, चूँकि बिलावल का जो मार्च है वो सिर्फ उनका नहीं है, उसमें तो पूरी एक तहरीक अदम एतमाद का पीछे जोर है, और वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के खिलाफ हम ये मार्च निकाल रहे हैं। तो मसाइल तो ये लोगों के हैं, और जब पीपल्स पार्टी बनी थी तब भी यही मसाइल थे और आज तक यही मसाइल हैं और कम नहीं हुए, बड़े हैं। तो बिलावल इस चीज़ को कैश करवा सकेंगे कि इस वक्त जनाब बड़े मसाइल हैं, और वो कह रहे हैं जी 10 रुपये, अब देखिए हमने निकले हैं वहाँ से तो कीमत कम करवा दी है हमने, तो जब पता नहीं इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो शायद और कम हो जाए शायद कीमत। तहरीक इंसाफ के जो मार्च है उनका फ़ायदा तो शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़रूर होगा। उनके मरीदान में काफ़ी इजाफा हो रहा है, वो साथ साथ चल रहे हैं उनके। और दूसरा वाली जैदी साहब जो है, आपको पता है वो तो अर्बन पॉलिटिक्स उन्होंने की है, उनका ज़्यादा वक्त भी शहरों में गुजरा है, तो वो उनको देहात और इधर की जो पॉलिटिक्स है उसके हवाले से तो वो हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे जैसे शाहजी ट्रेंड हैं हर तरह की गांव देहात की पॉलिटिक्स के भी वली ज़्यादी साहब भी होंगे। फिर दूसरी बात ये है कि आप ये देखेंगे ऐसा लगता है जैसे तहरीक इंसाफ
बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो उन्होंने इन 2 लोगों के कंधों पे ही छोड़ दी है जो मार्च है। आपको फेडरेशन से किसी का कोई आपको कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में सिवाय जो पैसा वैसा है उस वो लगाने के, उसके अलावा कहीं आपको जो फवाद चौधरी साहब हैं, अभी वो क्या नाम है हमारे MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनकी तरफ से बाकी और पूरे जो तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं उनकी जानब से कोई नज़र नहीं लगता कि वो पीछे से बैकअप कर रहे हैं उस लॉन्ग मार्च को। उनका ज़्यादा जो फोकस है वो बिलावल साहब के ख़िलाफ़ जो बातें हैं, जुमले हैं और बयानात हैं उनकी जानब है, या वो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ जुमले कस रहे हैं। तो ये एक लगता ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो क्योंकि जो सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से कुछ इस तरह की अजम्पशंस हैं आ रही कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो ज़रूर ये चाहेंगे कि उनके बेटे ने पहला बड़ा इस तरह का लॉन्ग मार्च जो है वो निकाला है, और वो जब वहाँ पे पहुँचे इस्लामाबाद में तो उस दिन या उससे अगले 1-2 दिन में कोई ऐसा काम हो जाए जो इनके क्रेडिट पर हो कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने मोबिलाइज़ किया था पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, और फिर लोग बाहर निकले हैं तो वो इस्तीफ़ा लेके वापस गए हैं या अदम एतमाद करवा के वापस आए हैं। अच्छा, तो ये एक पॉलिटिकली रीलॉन्चिंग ऑफ बिलावल भी आप कह सकते हैं, या और सियासी तौर पे वो पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक्टिव करने के लिए और उनके कारकुन बाहर लाने के लिए, और साथ उनके ये भी है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड था ये जो भी मार्च निकला, तो हमारे बच्चे बाहर गए और बच्चे बहुत बड़ा शिकार करके लाए हैं। सही। अब एक तो ये चीज़ है, चलें कि क्रेडिट पर ये लाना है, लेकिन अगर उन्होंने विफाकी हुकूमत में आना है, अल्टीमेट तो यही है, और फिर वो समझते हैं कि मुकाबला हमारा नून लीग से होगा, कहीं तहरीक इंसाफ से भी तो होगा ही अगर हुकूमत निकाल भी देते हैं। बाबा डोगर साहब, इन चीज़ों की आपको ज़्यादा समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमेशा भुट्टो के नाम पर वोट मिला कि जी उनको फांसी दे दी गई, शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद से यही हमेशा आप देखें कि इलेक्शन में जाकर क्या किया जाता है। आप उनके एड्स देख लें, मुझे अभी तक याद है 2013 के इलेक्शन यही कुछ दिखाते रहे, और नून लीग जो है जनाब अंधेरे मिटाएंगे और इस तरह से, उस वक्त बड़ा बुरा हाल था, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो अभी भी हम सिंध में देखते हैं तो एक ख़ास, आप उसको डेरा सिस्टम कहें तो शायद बुरा लगे, लेकिन यह कि असर रसूख रखने वाले लोग, क्यों कह लें कि जिनका एक अपने इलाके में असर रसूख होता है, वो किसी ना किसी तरह फिर आकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वो फिर जीतते हैं। हमें कोई आम वर्कर, शायद ये सब पार्टी में है, वो नहीं नज़र आता। लेकिन अब पंजाब में अगर ये आना है तो क्या इसी तरह से आ सकेगा? इन्फ्लुएंशियल लोग तो इनके साथ आ नहीं रहे उस तरह, वो दीगर पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनको लगता है कि शायद दूसरा वोटर नहीं है, या इनको सिंध में कारकर्दगी उस तरह से दिखानी होगी। मैं देख रहा था वो कह रहे हैं हम गुर्बत के खात्मे के लिए, हम महंगाई बेरोज़गारी के खात्मे के लिए निकले हैं। क्या इसमें वो स्ट्रीट क्राइम को शामिल कर सकते हैं? क्या इसमें वो भूख को शामिल कर सकते हैं? सिंध गवर्नमेंट खुद क्या कुछ नहीं कर सकती रोज़गार के लिए, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए? वहाँ भी तो खुराक होती है, गंदम की कीमत है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। तो क्या सिंध गवर्नमेंट वहाँ नहीं इस तरह की कारकर्दगी दिखा सकती कि उसके बाद आप कहें कि जनाब ये देखें? आखिर हमें ये मानना होगा कि नून लीग ने पंजाब में कुछ तो ऐसा किया कि उसके बाद विफाक तक हुकूमत बनाई, सिर्फ यही नहीं कि जनाब कुछ नारे थे और उसी वजह से कि आज भी आप सिर्फ नवाज शरीफ का नारा लगा दें। आपने खुद बताया कि कंट्रोलमेंट में क्या हुआ, वो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो खत्म करना पड़ा इनको, और फिर खिदमत की बात की और इस तरह की बात की तो फिर वोट पड़े। उसामा साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि देखें, एक टाइम था कि पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो पार्टी जिसको KPK से भी वोट बैंक था, जहाँ उसका पंजाब में भी एक बड़ा वोट बैंक था। इवन 2002 का जो इलेक्शन था जनरल मुशर्रफ के अंडर हुआ था, उसमें पीपल पार्टी पंजाब की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। इवन उनको उसको तोड़ के पेट्रियाट बनाई गई जिसने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। तो उस वक़्त मुझे याद है कि नून लीग सिर्फ लाहौर और चंद शहरों तक महदूद थी, लेकिन पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। लेकिन 2008 से 2013 का जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बने, उसका जो इम्पैक्ट था वो बड़ा खौफनाक था। उस पूरे टेन्योर में पंजाब को टोटली इग्नोर किया गया। मैं खुद जानता हूँ कि आसिफ अली जरदारी को 4-5 दफ़ा पंजाब आए, वो भी गवर्नर हाउस तक उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया। उनके जो मिनिस्टर थे उनके पल्ले कुछ नहीं था। शहबाज शरीफ ने उनको गाड़ियाँ और झंडे तो दे दिए थे, लेकिन इख्तियार कोई नहीं दिया। तो उसके बाद करप्शन, उसके बाद मिसमैनेजमेंट, उसके बाद करप्शन के जो चार्जेस लगे, उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग पंजाब में 22 घंटे की, उससे उनका वोटर मतनफ़र हो गया। तो उसामा साहब, अब ये समझें कि बिलावल का चेहरा सामने रखा हुआ है कि बिलावल जो है वो उसको देख के वोटर जो है जो PTI की तरफ चला गया या नून लीग की तरफ चला गया, वो वापस आएगा।
हो सकता है कि थोड़ा बहुत वोटर वापस आए। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट गिरती है, पीटीआई का डाउनफॉल स्टार्ट होता है, हो सकता है कि पीटीआई का कुछ वोट बैंक पीपल पार्टी की तरफ आए। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि आपने सिंध में आपकी मैनेजमेंट कैसी है, गवर्नेंस कैसी है। सिंध में कराची में देखे डाकू राज है, बारिश हो जाए तो सड़कों पे पानी इकट्ठा है, कराची गंदगी का शहर बना हुआ है, कोई बड़ी रोड बन नहीं सकी, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं सका। इंटीरियर सिंध में आपको कभी कोई पॉजिटिव खबर वहाँ से आई है कि सिंध में, इंटीरियर सिंध में ये सक्सेस मॉडल है, ये स्कूल और कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं। कराची जो है कराची की डेवलपमेंट के लिए पीटीआई पार्टी जो है वो ये कर रही है। पिछले 13 साल से वो वहाँ पर हुक्मरान है। तो पंजाब में मैंने एक चीज़ देखी कि पंजाब में जो वोटर है वो बड़ी चीज़ें देखता है। पंजाब में वोटर देखता है कि क्या डेवलपमेंट करते हैं, क्या इस पर करप्शन के चार्जेस तो नहीं हैं, क्या ये इमरान खान को पंजाब में प्रमोट, इसलिए लोगों ने वोट डाला कि उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब जो हैं वो साफ़ सुथरे हैं, क्लीन आदमी है और एक नया बंदा है, इसको मौका दिया जाए। तो वो भी उस तरह से अपने आप को साबित नहीं कर सके, लोगों को डिसपॉइंट किया किसी हद तक। तो अब बिलावल साहब जो है, मेरा जो इतला है कि जिस तरह से उनकी रैली स्टार्ट हो गई, पंजाब में एंटर हो गई, मुल्तान तक तो वो पहुंच गए हैं। 2 दिन में वो लाहौर भी आ जाएंगे। नासिर बाग में उन्होंने जलसा रखा हुआ है। नासिर बाग में जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, 5-6 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है। और अगर वहाँ पे 8-10 हज़ार लोग आ रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ा जलसा वहाँ पे बन जाता है। बिल्कुल सही। तो इतना बड़ा जलसा वो यहाँ पर कर लेंगे। मसला ये है कि 6-7 हज़ार लोग उनके साथ वहाँ से आ रहे हैं। पंजाब से कितनी पार्टिसिपेशन है अभी तक वहाँ पर? पंजाब में, साउथ पंजाब में तो उनके पास बड़े फिगर हैं, मखदूम अहमद महमूद है, यूसुफ गिलानी है, खोसले हैं और भी बहुत सारे हैं। सही। सेंट्रल पंजाब में उनके पास कौन से बड़े नाम है जो लोगों को सब वहीं तो नहीं छोड़ देंगे अपने इलाकों में। मेजॉरिटी हो सकता है जो लोग आए वो उसी वक्त छोड़कर चले जाएं, लेकिन कुछ साथ तो चलते रहेंगे। तो सर जो कराची से साथ चले और इस्लामाबाद पंजाब में अगर बिलावल साहब ने इम्प्रेस करना है तो कराची में इनको लीड रोल प्ले करना पड़ेगा, सिंध में। और सिंध में ये साबित करना पड़ेगा कि सिंध को उन्होंने एक मॉडल सुबह बनाया है, उसी सूरत में पंजाब में उनको वोट पड़ेगा। चलें, बस चंद दिन रह गए हैं जी, इस्लामाबाद पहुंच रहा है ये लॉन्ग मार्च, तहरीक-ए-इत्तेहाद भी आनी है, देखते क्या होता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल मार्के के दिन है, ये बिल्कुल फाइनल राउंड चल रहा है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।